हेलो फ्रेंड्स, एक बार फिर से आपका स्वागत है हिस्ट्री मेक्स सिंपल में। हम लोगों ने इसके पहले देखा है कि कैसे इंडस वैली सिविलाइजेशन का प्रारंभ और अंत होता है, कैसे वो अपने उत्थान और पतन को देख पाता है। आज हम लोग देखेंगे कि एक सुंदर सभ्यता के नष्ट होने के बाद भारत में एक इंडिजीनस सभ्यता का डेवलपमेंट होता है, जिसे हम लोग वैदिक सिविलाइजेशन कहते हैं। वैदिक सिविलाइजेशंस के आने जाने का जो क्रम है कुछ इस प्रकार से चलता है। जैसे वैदिक युग जो 1500 से 500 ईसा पूर्व तक फैला हुआ है, भारतीय इतिहास में मूलभूत अवधि है। एक्चुअल में 500 नहीं, 600 ईसा पूर्व है। 600 ईसा पूर्व तक फैला हुआ है, भारतीय इतिहास में मूल अवधि है। इस युग में वैदिक सभ्यता का विकास हुआ, जिसकी अपनी अनूठी सामाजिक, राजनीतिक, धार्मिक और सांस्कृतिक पत्तियाँ थी। 1500 से 600, 600 ईसा, ठीक है। तो इस सभ्यता को समझने के लिए आपको कुछ चीज़ें जाननी पड़ेंगी। वैदिक सिविलाइजेशंस में इसके जो सोर्स हैं वो दो प्रकार के भागों में बांटे गए हैं। अगर आपको वैदिक सिविलाइजेशंस पढ़ना है तो इसके रिसोर्सेज को जानना पड़ेगा। रिसोर्सेज क्या हैं? आर्कियोलॉजिकल एविडेंसेज और लिटरेरी रिसोर्सेज। तो आर्कियोलॉजिकल एविडेंसेज दो हैं, एक कस्सी का अभिलेख और दूसरा बोगजगोई का अभिलेख। तो कस्सी का अभिलेख ईरान से मिलता है और बोगजगोई का अभिलेख टर्की से मिलता है। तो यहाँ से मैक्सिमम टाइम परीक्षा से प्रश्न पूछे गए हैं कि बोगजगोई में किन किन देवताओं का जिक्र है, और सिविल सर्विसेज में यहाँ से प्रश्न पूछा जाता है कि किस देवता का जिक्र नहीं है। तो यहाँ पे अनूठी सामाजिक, राजनीतिक, धार्मिक, सांस्कृतिक प्रथाएं क्या थी उस पर तो हम लोग बाद में बात करेंगे, लेकिन अभी देखते हैं कि इसमें हमको क्या क्या जानना चाहिए और क्या क्या नहीं जानना चाहिए। जैसे वैदिक समाज वर्ण व्यवस्था नामक एक 4 स्तरीय जाति प्रणाली के आधार पर संरचित। ब्राह्मण पुरोहित विद्वान थे, क्षत्रिय योद्धा शासक थे, वैश्य व्यापारी किसान थे और शूद्र श्रमिक और सेवक थे। ब्राह्मण पुरोहित शिक्षक ज्ञान को संरक्षित और प्रसारित करने के लिए उत्तरदायी, उच्च सामाजिक सम्मान प्राप्त थे। ये तो एक प्रकार का टेंडेंसी है एनालिसिस करने की कि हम विषय को कुछ ऐसे पार्ट में डिवाइड कर लेते हैं जिससे विषय का हम बखान कर सकें, लेकिन जब तक विषय समझ में ना आए विषय के साथ हम अपना जस्टिस नहीं इस्टेब्लिश कर सकते हैं। एक्चुअल में ऋग वैदिक काल में कुल 10 मंडल हैं। तो अगर हम लिटरेरी रिसोर्सेज की बात करें और सिर्फ वेद को आधार बनाएं कि हम वैदिक सिविलाइजेशन पढ़ रहे हैं और वैदिक सिविलाइजेशन में हमारे सोर्स क्या हों, तो वेद ही हमारा सबसे बड़ा सोर्स है। तो कितने प्रकार के वेद हैं? 4 प्रकार के वेद हैं, जिसमें कौन सा है? ऋग्वेद है, यजुर्वेद है, सामवेद है और अथर्ववेद। आपको ये चीज़ याद होना चाहिए कि ऋग्वेद भारत का पहला टेस्टामेंट है या दुनिया का पहला टेस्टामेंट है। ओल्डेस्ट टेस्टामेंट ऑन अर्थ बोला जाता है, धरती का सबसे पुराना साहित्य में से एक माना जाता है। तो इसकी रचना किसने की है? तो कृष्ण द्वैपायन ने किया है या वेदव्यास ने किया है। तो कुल कितने मंडल हैं? 10 मंडल हैं। और 10 मंडल में 10वें मंडल में किन किन चीज़ों की चर्चा है? पुरुष सूक्त की चर्चा है, नदी सूक्त की चर्चा है और विवाह सूक्त की चर्चा है। तो पुरुष सूक्त में एक विराट पुरुष की कल्पना की गई है, अ ग्रेट और विराट पुरुष इज इमेजिन्ड, और उसी के माध्यम से इस संसार की उत्पत्ति बताया गया है। कि ब्राह्मणों को बताया गया है कि उनकी उत्पत्ति सर से हुई है, हेड से हुई है, और क्षत्रियों को बताया गया है कि उनकी उत्पत्ति आर्म से हुई है। वैश्यों को उदर से बताया गया है, स्टमक फ्रॉम ओरिजिन ऑफ वैश्याज स्ट्रेस, तो पेट से उनकी उत्पत्ति बताई गई है, और पैरों से शूद्र की उत्पत्ति बताई गई है। तो ये इंटीग्रेटेड कॉन्सेप्ट है, जैसे शरीर में सभी चीज़ें इम्पॉर्टेंट है। किसी भी व्यक्ति का कुछ भी चीज़ अगर हटा दिया जाए तो उसका वो अस्तित्व समाप्त हो जाता है या अस्तित्व विकलांग हो जाता है। तो ऐसी स्थिति में पुरुष सूक्त में इन सारी चीज़ों की चर्चा है, वर्ण व्यवस्था की चर्चा है। तो वर्ण व्यवस्था को 2 पार्ट में डिवाइड करते हैं। कौन कौन से? एक तो चॉइस के रूप में और दूसरा रंग रूप के रूप में। तो वर्ण शब्द किस शब्द से लिया गया है? ये एक संस्कृत शब्द है, लेकिन बाद में इसका उपयोग मैक्स मूलर ने किया है। ऋग्वेद में यह शब्द 33 बार आया है। तो ये सब आपको परीक्षा की दृष्टि से जानना पड़ेगा। अगर आप प्रीलिम्स क्लियर करना चाहते हैं तब भी इन सब के बारे में आपकी इन्फॉर्मेशन अपडेट होनी ही चाहिए। नेक्स्ट लेवल पे हम आएंगे तो बताएंगे कि ब्राह्मणों का कितनी बार जिक्र है, क्षत्रियों का कितनी बार जिक्र है, वैश्य और शूद्र इनकी जाति के चयन का आधार क्या था। तो ऋग वैदिक पीरियड में अगर बात करें तो वैदिक समाज वर्ण व्यवस्था नामक 4 स्तरीय जाति प्रणाली, जाति नहीं कह सकते, ये जाति उस समय नहीं थी, जाति प्रणाली मतलब व्यवस्था थी ये। जैसे वर्तमान समय में क्या है? क्लास 1, 2, 3 और क्लास 4। इसीलिए ऋग्वेद के 10वें मंडल में पुरुष सूक्त में क्या कहा गया है? जन्मते जायते शूद्र, हर व्यक्ति जन्म से शूद्र है। फिर उसका द्विज कराया जाता था। द्विज वॉज अ काइंड ऑफ संस्कार, एक प्रकार का संस्कार था।
एक प्रकार की परीक्षा प्रणाली थी जिसको हम लोग संस्कार कहते हैं। और उस परीक्षा प्रणाली में ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य अपना क्या कराते थे, प्रोफेशन चुनते थे, और चुनने की व्यवस्था का नाम था वर्ण करना। कहते हैं ना, कन्या ने वर का वर्ण किया, तो चॉइस, सिलेक्शन, इसका नाम था वर्ण। बाद में ये बिगड़ते बिगड़ते वर्ण सिस्टम हो गया, और वर्ण सिस्टम में जन्मते जायते शूद्र का पहले कॉन्सेप्ट था। हर व्यक्ति शूद्र पैदा होता है, अपने कर्मों से वो ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र बनता है। इस बात का जिक्र किया गया है, कहाँ, ऋग्वेद में किया गया है। और बाद में चल करके जब जन्म आधारित ये व्यवस्था हो जाएगी, तब यहाँ से जाति व्यवस्था जन्म लेने लगेगी। ठीक है, तो ये 4 समाज की जरूरतें थी। तो जाति व्यवस्था और जातिवाद में अंतर करना सीखिएगा। जातिवाद अंग्रेजों या पुर्तगालियों या यूरोपियंस की देन है। जाति व्यवस्था समाज की जरूरत थी। ये फ्यूडलिज्म ने जाति व्यवस्था को जन्म दिया था, और फ्यूडलिज्म अपने शिखर पर पहुंचता हुआ कहाँ दिखाई देता है, गुप्त काल में दिखाई देता है। इसी का जिक्र आप देख पाएंगे। अगर आपको लगता है कि नहीं, आपको इस हिसाब से पढ़ना है, जैसे प्रीस्ट, स्कॉलर्स एंड टीचर्स रिस्पॉन्सिबल फॉर प्रिजर्विंग एंड ट्रांसमिटिंग नॉलेज हेल्ड हाई सोशल स्टीम्ड, ये ब्राह्मण के बारे में कहा गया है। वॉरियर्स, रूलर्स, क्षत्रिय के बारे में कहा गया। मर्चेंट्स, फार्मर्स, ये वैश्य के बारे में है। शूद्र, लेबर, सर्वेंट्स एंड दोज इंगेज इन मिनरल टास्क। तो कुल मिलाकर के आज भी हम लोग क्या कहते हैं, सर्विस सेक्टर शूद्र कह सकते हैं आप। सर्विस सेक्टर जैसे होटल मैनेजमेंट है, तो क्या शूद्र ही करते थे, लेकिन उसमें सभी चीज़ें शामिल हैं। व्यापार भी शामिल है, नॉलेज भी शामिल है, प्रोटेक्शन सिक्योरिटी गार्ड लगे होते हैं, तो छत्री भी शामिल है। कोई व्यवस्था इसी चारों के आसपास घूमती है। कुल मिलाकर के वेद में ये कहा गया था, लेकिन उसके इंटरप्रिटेशन ने क्या कर दिया, डिस्प्यूट खड़ा कर दिया। इंटरप्रिटेशन कई बार हमारे बद के सोचने के तरीके को बदल देता है। तो हम पढ़ते तो हैं नहीं, जो कोई हमें बता देता है उसी को हम स्वीकार करके आगे बढ़ जाते हैं। तो ये 4 व्यवस्थाएं थी जो समाज को चलाने के लिए बहुत ज़रूरी थी, इसीलिए इसे जाति व्यवस्था कहा गया, जातिवाद नहीं कहा गया। अगर आप ऐसे पढ़ना चाहते हैं जिससे आपका सिलेक्शन सुनिश्चित हो, तो ओजांग IAS के गुरुकुल में आपका स्वागत है। देश के सबसे स्वच्छ और हरित जिले नोएडा में आप दिए गए नंबर्स पे कॉल करके अपना रजिस्ट्रेशन सुनिश्चित कर सकते हैं। अगर आप बिगिनर्स हैं तो 2 साल का फाउंडेशन कोर्स आपको लेना चाहिए। पढ़ने का तरीका, सोचने का तरीका, किस तरह से पेपर सॉल्व होते हैं, ये यहाँ पे कराया जाएगा। एक सफल शिक्षक की मार्गदर्शन में और उसकी पूरी टीम के मार्गदर्शन के उसमें सहयोग से आप अपनी सफलता सुनिश्चित कर सकते हैं। कैसे कर सकते हैं, दिए गए नंबर्स पे 8750711100 या 22 या 33 या 44 या 55 पे कॉल करके अपना रजिस्ट्रेशन सुनिश्चित कर सकते हैं। 10 सितंबर से ये बैच स्टार्ट हो रहा है। जितने भी होनहार युवा हैं, कुछ लिमिटेड सीटें बची हुई हैं, तो आकर के अपना रजिस्ट्रेशन सुनिश्चित करें, जिसमें www.ojang.com पर भी जाकर के अपनी क्वेरी को आप फॉरवर्ड कर सकते हैं, मेल कर सकते हैं। ठीक है, उम्मीद करते हैं कि अगर आपको अपनी तैयारी को नई दिशा देनी है तो कैसे यहाँ पढ़ाया जाता है, विषय को कैसे सरल बनाया जा सकता है, ये वीडियो उसकी वानगी मात्र है बस। जैसे है, वैदिक समाज छोटे राज्यों, जनपदों में संगठित किया गया था, जिनका प्रत्येक एक राजा द्वारा शासित था। राजा को वशिष्ठ परिषद, प्रधान पुरोहित की सहायता प्राप्त थी। राजधर्म की अवधारणा पर जोर दिया गया था, जिसमें न्याय, निष्पक्षता, लोगों को कल्याण का महत्व बताया गया था। यही जनपदा, स्मॉल किंगडम, ट्राइब्स, ईच विच इट्स टाउन, रूलर्स एंड टेरिटरी। तो कुल मिलाकर के आप देखें, चित्रों के माध्यम से भी ये बात समझाई जा रही है। लेकिन याद रखिएगा, अगर ऋग्वेद है तो वो किस काल में चल रहा है, जन के काल में। जन को किसको बोला गया था, ट्राइब्स को। जहाँ लोग रहते थे उसे जन बोला गया। जनों को ही जब समूह में रखा गया तो उसे ट्राइब्स बोला जाने लगा। तो भारत के मूल निवासी कौन थे, ट्राइब्स थे, इसलिए जन। जब जन प्लस जन में क्या हुआ, एक दूसरे में रिलेशनशिप इस्टेब्लिश हुआ। आग का आविष्कार तो हो ही चुका था। जब आग के साथ साथ अतरंजी खेला में लोहा मिला, तो जन प्लस जन मिल करके बन गया जनपद, और जन प्लस पद मिल करके क्या बनता है, लोग। पद माने स्थान, जन माने लोग, पद माने स्थान। जब लोग किसी स्थान पर रहने लगे तो उसका नाम जनपद हो गया। तो किन किन जनपदों ने मिल करके इसका डेवलपमेंट किया है, ये हिस्ट्री के डिटेल एनालिसिस का सब्जेक्ट है। जैसे पुरु है और तुर्वस है, मिल करके एक कुरु जनपद का निर्माण करते हैं। तो कुरु जनपद की राजधानी कहाँ थी, इसका राजा कौन था, और इसके राजा का इतिहास क्या था। तो ये हमारे सोचने के नज़रिए पर एक प्रकाश डालता है
अगर आपको डिटेल एनालिसिस चाहिए तो डेफिनेटली आपको आकर के गुरुकुल में अपना कोर्स सुनिश्चित करना चाहिए, लेकिन पढ़ने का तरीका आपको ऐसे ही आना चाहिए। अगर इस तरीके से आप पढ़ेंगे तो आप घर पर भी तैयारी कर सकते हैं, ज़रूरी नहीं कि आप गुरुकुल ही आएँ, ऑनलाइन भी आप अपना परचेज कर सकते हैं कोर्स। तो आपके अपने व्यक्तिगत सुविधा पर निर्भर करता है कि आप किस तरह से अध्ययन करना चाहते हैं, लेकिन अध्ययन का जो तरीका हो साइंटिफिक होना चाहिए। इसलिए मैं आपको हिस्ट्री मेक्स सिंपल में हिस्ट्री कैसे पढ़ना चाहिए बताने की कोशिश कर रहा हूँ। इस तरह से राजा का राजधर्म कुछ नहीं था, जन था। जन के राजा को जनस्व गोपा कहते थे। बाद में राजा, जब अतरंजी खेड़ा में लोहे का आविष्कार हो गया, लोहा मिल गया, वनों की कटाई शुरू हुई, तो राजा जनस्व गोपा से क्या बन गया, भूपति। और राजा जब भूपति बन गया तो यहाँ से ज़मीन का दाम बढ़ने लगा और यहीं से राज्य का विस्तार होना प्रारंभ होता है। और इसके बाद का जो चरण आपको देखने को मिलेगा उसे हम लोग महाजनपद चरण कहते हैं या राज्यों के विकास का चरण कहते हैं। जैसे वैदिक लोग कई देवताओं की पूजा करते थे, जिसमें इंद्र, अग्नि, सूर्य, अन्य शामिल थे। इन देवताओं को प्रसन्न करने के लिए रीति रिवाज, बलिदान, स्तुतियाँ किया करते थे। कर्म, धर्म की अवधारणा उनके विश्वासों का केंद्र था। वे एक चक्रीय अस्तित्व में विश्वास करते थे जिनका नियमन ब्रह्मांडीय कानूनों द्वारा होता था। कुल मिलाकर के ये बातें तो आपको पीडीएफ के थ्रू भी मिल जाएंगी, इसको आप आसानी से पढ़ भी सकते हैं। लेकिन याद रखिएगा, ब्राह्मणों ने शुरू में ही 9 ग्रहों की कल्पना कर दी थी, विज्ञान ने सिर्फ उसे खोजा है बस। उन्होंने पहले ही बता दिया था कि मंगल का ग्रह लाल होता है, हमने सिर्फ ये बताया कि मीथेन के कारण लाल होता है, बृहस्पति पीला होता है, शनि काला होता है। तो ऐसे हमारे कौन से ऑपरेटर्स थे कि ऋषियों ने बगैर देखे ही ये बता दिया था कि मंगल लाल ही होगा। और भारत के सबसे बेहतरीन स्कॉलर, भारत रत्न, भारत के माननीय राष्ट्रपति रहे श्री एपीजे कलाम आज़ाद जी ने क्या कहा, वेदास आर द बेस्ट बुक ऑफ साइंस। ये विज्ञान की सर्वोत्तम किताबें हैं, इस पर रिसर्च करना हमने छोड़ दिया, इसलिए आउटकम आने बंद हो गए। ठीक है, तो वैदिक सिविलाइजेशन में कैसे रीति रिवाज क्या था, बलिदान की प्रथा क्या थी, कर्म और धर्म का क्या मतलब था, तो इसको अगर आपको समझना है तो आपको समझना पड़ेगा। ठीक है, चलिए, जैसे है पॉलीथेइज्म, वर्शिप मल्टीपल गॉड्स ईच रिप्रेजेंटिंग अ डिफरेंट एस्पेक्ट ऑफ द नेचर एंड ह्यूमन लाइफ। हम पूजा से उन्हीं चीज़ों को जोड़ते थे जिसका कोई मतलब हुआ करता था या महत्व हुआ करता था। रिचुअल्स एंड सेक्रीफाइसेज, परफॉर्म रिचुअल्स, ऑफरिंग एंड हिम्स टू अपीज द गॉड्स। ये ईश्वर के क्या करते थे, देवताओं को प्रसन्न करने के लिए जो भेंट या स्तुतियाँ की जाती थी उसका नाम क्या था, रिचुअल्स एंड सेक्रीफाइस। बहुदेववाद था, बहुदेववाद का मतलब है पॉलीथेइज्म। ठीक है, कर्म और धर्म की परिभाषा अगर बात की जाए तो जन्म, मृत्यु, पुनर्जन्म के चक्र को कैसे परिभाषित किया गया था, यही सारी बातें आपको वेद में देखने को मिल जाती हैं। चलिए, उम्मीद करते हैं कि हमने आपको वैदिक रिलीजन के बारे में एक छोटा सा पिक्चर दिखाने की कोशिश की है। अगर आपको लगता है कि वैदिक सिविलाइजेशंस में ऐसे ही आपको अध्ययन करना है तो निश्चित रूप से आप यहाँ आकर के अपना समय सुनिश्चित कर सकते हैं और ये तय कर सकते हैं कि कैसे आगे बढ़ा जाए। जैसे आपको अगर न्यूज़पेपर एनालिसिस नहीं आती है तो न्यूज़पेपर एनालिसिस प्रारंभ हो गई है, तो दिए गए नंबर्स पे आपको क्या करना है, दिए गए नंबर्स पे कॉल करके आप अपना समय रजिस्ट्रेशन सुनिश्चित कर सकते हैं। ठीक है, जैसे 9129341958 9599190987। ठीक है, तो इस दिए गए QR कोड पे भी आप अपना पेमेंट करके रजिस्ट्रेशन सुनिश्चित कर सकते हैं। उम्मीद करता हूं कि मैंने आपको अपने विषय को समझाने की पूरी कोशिश की है। इसका अगर डिटेल एनालिसिस आपको चाहिए तो आप कोर्स ले सकते हैं, मुझसे पढ़ना है तो गुरुकुल भी आ सकते हैं और अपना रजिस्ट्रेशन सुनिश्चित कर सकते हैं। आपका दिन शुभ हो, कैरियर में आपको नई नई सफलताएं मिले। इसके साथ मैं इस वीडियो को समाप्त करता हूँ। विश यू ऑल द बेस्ट, थैंक यू। हाय, क्या आप भी आईएएस की तैयारी करना चाहते हैं? क्या आप पीसीएस की तैयारी करना चाहते हैं? बहुत दिनों से आप स्ट्रगल कर रहे हैं लेकिन इसके बावजूद भी आपको सफलता नहीं मिली। भागदौड़ करने के बावजूद भी आपको कोई सॉल्यूशन नहीं मिल रहा है। सिर्फ आपका टेंशन बढ़ रहा है, आपका पेशेंस जवाब दे रहा है।
इसी टेंशन को दूर करने और आपकी हर एक समस्या का समाधान लेकर आए हम, यानी ओजांक गुरुकुल कैंपस। यहाँ हम आपको सिखाएंगे आईएएस और पीसीएस जैसे एग्जाम की तैयारी कैसे आसान तरीके से की जाती है, कैसे डिसिप्लिन फॉलो किया जाता है, कैसे अनुशासन रखा जाता है। अगर आप भी चाहते हैं हम आईएएस और पीसीएस बने और अपनी जिंदगी के सारे सपने पूरे करें, तो अभी ज्वाइन करें ओजांक गुरुकुल कैंपस। Because when we support the word selfless, the whole universe will support you endlessly.